ओल्ड क्वांटम थ्योरी के अनुसार अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब अगर हम लाइट को क्वांटा मतलब कि एनर्जी पैकेट समझ करके बात करते हैं तो किस तरह से हम लोगों ने कुछ फेनोमेनास जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को किस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। क्या कंसिडर किए थे कि लाइट हमारा क्वांटा है, लाइट के पास जो एनर्जी है वो एच न्यू है। इस चीज को कंसिडर करने के बाद हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन किया, और भी बहुत सारे फेनोमेना को इन चीज़ों से इस एजम्पशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये था हमारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी। लेकिन अब न्यू क्वांटम थ्योरी तक पहुंचने से पहले हम लोगों के पास क्या समस्या आया वो हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि कुछ ऑप्टिकल इफेक्ट्स थे, जैसे कि अगर हम बात करें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, इसके बारे में सवाल चल रहा था कि इनको क्वांटम थ्योरी से किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ पे किस तरह से ये बताया जाए कि ये तो हमारा वेब थ्योरी से बहुत अच्छा आसानी से हमारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये वेब ऑप्टिक्स का वैसे पार्ट भी है, ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे इसको पार्टिकल नेचर से यानी कि E=H से किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए ये बताना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये वो समय था, ये वो दौर चल रहा था जब हम लोग पार्टिकल नेचर अलग था हमारा और वेव नेचर बिल्कुल अलग था। पार्टिकल नेचर में हमारा जो फिनोमेनास के बारे में बात करते हैं उनका डेफिनेट मास होता है, वेलोसिटी होता है, मोमेंटम होता है, ये हमारा पार्टिकल नेचर था। और वेव के बारे में बात करेंगे तो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ना, ये वेव नेचर के बारे में बात करता था। अब ये दोनों ही पैरामीटर्स अपने आप में अलग अलग थे। अब इन सब को दिमाग में रखते हुए फिर भी उस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला था कि आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को ये मान करके, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये बताया था कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन दोनों को आप एक पार्टिकुलर फेनोमेना से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप ये कंसिडर करते हो कि हमारा लाइट एक पार्टिकल है और उसका एनर्जी, उसका जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो हमारा E=H है। ये अगर आप कंसिडर करके चलते हो तो उससे हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का बात किसी को समझ में नहीं आया, उस समय की बात बता रहे, क्योंकि उस समय ये चीज़ बहुत पॉपुलर नहीं था, ये चीज़ समझना बहुत डिफ़िकल्ट था ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार। फिर क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि हमारा दो अलग अलग तरह का नेचर होता है, एक तो पार्टिकल नेचर होता है, एक हमारा वेव नेचर होता है। वो उस दौर का हम बात बता रहे हैं, उस दौर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को अलग अलग समझा जाता था, क्योंकि पार्टिकल नेचर का जो पैरामीटर्स था उसके पास डेफिनेट मास है, वॉल्यूम है, मोमेंटम है, और ये पार्टिकल नेचर इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर में काम करता है। और भी बहुत सारे हैं, हम एक एग्जाम्पल लिए। साथ ही साथ अगर हम वेव नेचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, फेज है, ठीक ना, वेव नंबर्स होगा, उसके बारे में बात करें तो ये हमारा वेव नेचर को बेसिकली डिनोट करता है। अब इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं, मतलब कि ना पार्टिकल नेचर अपने आप में एक अलग पैरामीटर के साथ चल रहा है, वेव नेचर अपने आप एक अलग पैरामीटर के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे समस्या ये आ रहा है कि दोनों पैरामीटर्स आपस में, जैसे कि मास वेवलेंथ आपस में इंडिपेंडेंट है, मोमेंटम वेवलेंथ आपस में इंडिपेंडेंट है, ये ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बता रहा था। अब इस चीज को कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिग्गज साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हमारा विक्टर डी ब्रॉय। अब विक्टर डी ब्रॉय ने क्या किया इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। विक्टर डी ब्रॉय ने पार्टिकल का, मैटर का डुअलिटी के बारे में बात की। अब मैटर का डुअलिटी का मतलब कि दो नेचर के बारे में, मैटर के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इन दोनों मैटर के बारे में विक्टर डी ब्रॉय के द्वारा बात किया। अब ये चीज जैसे ही समाज को इन्होंने दिया ना, सोसाइटी को जैसे दिया, तो ये इतना गजब का थ्योरी था जिसको एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत आगे तक बढ़ा है। अब ये क्या था, इस चीज के लिए विक्टर डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन 1924 ही सजेस्टेड डुअलिटी ऑफ मैटर, मैटर का डुअलिटी के बारे में बात की है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1929 में।
और साथ ही उन्होंने क्या प्रपोज किया उसके बारे में बात करते हैं। अगर उनका प्रपोजल के बारे में बात करें, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि मैटर पॉजेज वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया कि किसी भी मैटर में वेव और पार्टिकल एक साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, अब ये उन्होंने एक्सेप्ट करवाया था सोसाइटी को। कैसे एक्सेप्ट कराया था, चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो हमारा मैटर है, यानी कि पार्टिकल है जी वो। अब उस पार्टिकल के साथ ढेर सारा वेव एसोसिएटेड है, ऐसा विक्टर डी ब्रॉय ने बोला। ठीक है, डी ब्रॉय ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है उसके साथ ढेर सारा वेव एसोसिएटेड है, और वो जो वेव है ना, उसका जो वेवलेंथ है, उस वेव का वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम पे डिपेंड करता है। और इस चीज़ को उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इनका ये जो सजेशन था, इनका जो ये थ्योरी था, ये थ्योरी को बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ इसको एक्सटेंड भी किया। कौन कौन थे उनमें? हाइजेनबर्ग उनके इसी थ्योरी को एक्सटेंड भी किए, एक्सेप्ट भी किए। श्रोडिंगर एक्सटेंड भी किए, ठीक ना, और एक्सेप्ट भी किए। डिराक, मैक्स बॉर्न, इन सब ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट करके आगे बहुत एक्सटेंड किया। तो आज के डेट में आप जितना भी क्वांटम थ्योरी देखते हैं, वो स्टार्टिंग में जो न्यू क्वांटम थ्योरी है उसका जन्मदाता विक्टर डी ब्रॉय ही थे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे क्या बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स है उसको मैथमेटिकली कैसे बताया गया, मतलब कि वेवलेंथ किस तरह से मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो हम लोग को पता है। किसी भी फोटोन का एनर्जी इतना होता है, ये हमको पता है। साथ ही साथ इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन का अगर हम बात करेंगे तो M इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इक्विवेलेंट मोमेंटम का बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम पुट करते हैं वैल्यू m का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो यहाँ सी कट जाएगा, एच न्यू बाई सी आएगा तो h बाई लैम्डा आ गया। P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होगा, यहाँ पे h बाई पी लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे वेवलेंथ और मोमेंटम आपस में रिलेशन में आ गया। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे मैटर के बारे में बात हो रहा। फोटोन हमारा मैटर है और मैटर के साथ वेवलेंथ हमारा लैम्डा है, मतलब कि हमारा जो मैटर वेव्स है, मैटर वेव कहने का मतलब कि लैम्डा जो वेवलेंथ है, जो वेव को बता रहा है, वो वेव मोमेंटम से किस तरह से रिलेटेड है मैथमेटिकली आप देख सकते हैं। और इस P को mc लिखा हुआ है तो इसको mv भी लिखा जा सकता है। अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हर एक केस में वेलोसिटी हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही हो। मैटर है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट कम भी हो सकता है। तो E इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी हम लोगों ने लिख दिया। ये था बेसिकली हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस फॉर मैटर वेव्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे वो है हमारा डी ब्रॉय वेव वेलोसिटी, यानी कि फेज वेलोसिटी। अगर हम फेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम किसको रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि पार्टिकल का वेलोसिटी होता था ना, डेफिनेट वेलोसिटी होता था। अब ये वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पे, मतलब कि मैटर वेव एक ही चीज़ है, एक साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको हम लोग फेज वेलोसिटी भी बोल रहे हैं। वेवलेंथ क्या होता है, एम सी स्क्वायर बाई लैम्डा, मतलब ई बाई एच लिख सकते हैं, ई बाई एच मतलब एम सी स्क्वायर बाई लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी लिख सकते हैं, एम एम कैंसिल, एच एच कैंसिल, सी स्क्वायर बाई भी लिख सकते हैं। सी स्क्वायर बाई भी हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया फेज वेलोसिटी। किस तरह से हमारा वेवलेंथ और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी आपस में मल्टीप्लाई हो करके हमारा फेज वेलोसिटी देता है, किस तरह से हमारा पार्टिकल वेलोसिटी और आपका वेव वेलोसिटी आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ये आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे ये पार्टिकल वेलोसिटी है और ये जो फेज वेलोसिटी है कहीं ना कहीं वेव वेलोसिटी, दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि हमारा मैटर के पास दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वेव वेक्टर जो k है फॉर डी ब्रॉय वेव इज गिवन बाय, अब वेव वेक्टर हम लोग जानते हैं क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, कौन नहीं पढ़ा है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। अब अगर लैम्डा होता है, k तो हमारा वेव नेचर को बता रहा है, क्या ये पार्टिकल का मोमेंटम पैरामीटर के साथ रिलेट हो सकता है, देखते हैं। लैम्डा को h बाई पी लिख सकते हैं, p ऊपर चला गया, h बाई 2 पाई हो गया हमारा, ठीक है, ये 2 पाई नीचे आ गया, तो h बाई 2 पाई को h क्रॉस लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका के है, जिसको हम लोग वेव वेक्टर कह रहे हैं, जो कि वेव नेचर से आ रहा है, वो हमारा किस तरह से पार्टिकल का मोमेंटम के साथ रिलेट हो गया ये देख रहे हैं। यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आपस में रिलेटेड है। किसी भी मैटर में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही होता है, तो दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन आपको क्लियरली दिख रहा है। हम एक एक चीज़ धीरे धीरे रिलेट करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एच क्रॉस कुछ और नहीं h/2 होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आता है डी ब्रॉय वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जो हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा। आप ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी और टेम्परेचर के टर्म्स में देखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, h/mv होता है, ये हमको पता है। लेकिन जब हम एनर्जी का बात करते हैं तो E इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, ये लिख दिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ mv²। m ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो m²/m हो जाएगा। देखो m²/m हो गया, m² v² को p² लिख सकते हैं, तो p²/2m हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू √2me आ जाएगा। देखो ये 2m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, p² इज इक्वल टू 2me √, ये p का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या, डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/√2me हो गया, ठीक है ना। डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या हो गया, h/√2me, ये ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो डी ब्रॉय वेवलेंथ आया वो एनर्जी के टर्म्स में निकल गया। अब चलिए टेम्परेचर के टर्म्स में निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है हाफ mv² जो है वो 3/2 kT के बराबर होता है। अब यह हाफ mv² 3/2 kT के बराबर होता है, मतलब यही E है। अब हम लोग अभी अभी एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन पढ़े हैं, तो E के जगह पे जैसे 3/2 kT पुट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3m kT आ गया। अब ये जो वैल्यू आया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ और आपका टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकल गया। अब देख रहे हैं कि टेम्परेचर किसी भी मैटर का होता है ना। तो मतलब कि मैटर जो पैरामीटर है वो किस तरह से वेवलेंथ मतलब वेव नेचर के साथ एसोसिएटेड है। इट मीन्स पार्टिकल एंड वेव बोथ आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। इट मीन्स जो डुअलिटी, मैटर हैज़ डुअलिटी, इस चीज़ को मैथमेटिकली किस तरह से डी ब्रॉय ने प्रूव किया, बताया, ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विथ ल्यूमेंस एकेडमी। थैंक यू।